बच्चों, टॉपर्स सीरीज की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का पार्ट तीसरा। और इस तीसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली के इस सवाल को शुरू करने के पहले हम एक प्रमेय को सीखते हैं। प्रमेय क्या है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों ये क्या है, आइए हम बता देते हैं। मान लीजिए कि P अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है, एग्जाम्पल के रूप में इस प्रमेय को समझ लीजिए। जैसे मान लेते हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर बटा 5। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 बटा 5। अगर 5 से हम 100 को काटेंगे तो कब जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो अगर 5 से 100 कट जाएगा या 5 से 10 का स्क्वायर कट जाएगा तो ये 10 भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। समझ में आया। तो ये प्रमेय है और सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। तो ये प्रमेय है। तो आज हम सवाल करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना, ध्यान से समझिएगा बहुत आराम से, माना √5 बराबर P बटा Q। हमने क्या मान लिया, माना √5 बराबर P बटा Q। या इसके पहले आप लिख सकते हो कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो वो क्या होगी, P बटे Q के रूप में होगी। और इसकी कंडीशन क्या होगी, ध्यान से समझिएगा कि Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होगा। और साथ ही P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। P व Q क्या होंगे, पूर्णांक। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक कंडीशन और लगती है। इसमें कंडीशन क्या है कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो सह अभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालें, ध्यान, P और Q का हम HCF निकालें तो कितना निकल के आना चाहिए, 1। तो उनको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। कितना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए और बताते जाइए। यहां तक समझ में आया कि P व Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। और सहभाज्य का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आइए अब करते हैं सवाल को। P बराबर ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, Q को ऊपर ले जाएंगे और √5 को नीचे ले आएंगे। या कह सकते हो कि इसके नीचे हम 1 मान लें पहले। अब इन दोनों का क्या करा दें, कैंची गुणा। तो क्या बन जाएगा, Q बराबर बन जाएगा P बटा √5। ठीक। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा √5। और ये बन गया समीकरण 1। क्लियर है यहां तक।
अब क्या है, वही प्रमेय। तो देखिए, जो बटा में लिखा होता है उसका मतलब क्या है कि ये संख्या उसको क्या करेगी, विभाजित करेगी। क्या करेगी कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहां पर लिखना है वही कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो दोस्तों, हमने अभी आपको एक प्रमेय बताई थी कि अगर पी स्क्वायर विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो इसलिए पी भी 5 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी क्या है, 5 से विभाज्य है। बात तो समझ में आ रही है ना। अब पी भी 5 से विभाज्य है, इसलिए पी का एक गुणनखंड 5 होगा। यहां तक बात समझ आई कि पी का गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि अगर जिससे विभाज्य है तो वो उसका गुणनखंड होती है। इस वजह से पी का गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। अगर पी का गुणनखंड 5 है तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अगर इसका गुणनखंड है तो मान लेंगे इसे कि माना पी बराबर 5 एम, हमने अपनी तरफ से एक कांस्टेंट मान लिया, ठीक है ना। अब ये पी का मान क्या करना है, हमको समीकरण 1 में रख देना है। इस पी का मान कहां पे रखना है, समीकरण 1 में हमको रख देना है। तो रख दीजिए, लिख देंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए यहां पर, तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम का स्क्वायर बटा 5। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 एम स्क्वायर बटा 5, 5 से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें एम स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये कहां चला जाएगा, बटे में। तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर एम स्क्वायर। इसे हम प्यारे दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। ये बन गया समीकरण दूसरा। अब फिर वही सेम चीज जैसे पहले समीकरण 1 में यहां पर किया है, ये समीकरण बना था तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। डिक्टो सेम यहां पर भी क्या होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। अगर क्यू भी 5 से विभाज्य है तो क्यू का एक गुणनखंड 5 होगा। बात समझ में आ रही है ना मेरे। अब क्यू का एक गुणनखंड 5 होगा। और दोस्तों, हमने यहां पर क्या माना था, ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर क्यू का गुणनखंड 5 है और क्यू का गुणनखंड 5 है, लेकिन हमने माना था सहभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है ना। और सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि उन दोनों का गुणनखंड 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर आ गया 5। तो अब देखिए दोस्तों क्या लिखना है यहाँ पर, तो लिखेंगे कि स्थिति 1 ये कौन सी है, जो ये कंडीशन बनी हुई है, ये स्थिति फर्स्ट है प्यारे दोस्तों। और जो ये यहाँ पर कंडीशन बन के आई है, इसे हम स्थिति सेकंड मान लेंगे। आप समीकरण मान लीजिए जो माने हुए हैं, लेकिन हमने स्थिति को भी लिख लिया ताकि और आपको समझ में आ जाए। तो स्थिति फर्स्ट व सेकंड से अब हमने क्या है दोस्तों, तो लिखेंगे पी व क्यू का HCF कितना आना चाहिए, HCF कितना आना चाहिए था, 1 नहीं है। कितना आया है HCF, HCF का मतलब होता है गुणनखंड। तो उन दोनों का गुणनखंड क्या निकल के आया, 5। दोनों का 5 है, लेकिन दोनों में आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या आ गया, पी व क्यू का HCF क्या है, 1 नहीं है।
इसलिए पी व क्यू चाहे अभाज्य संख्याएं नहीं है। ध्यान समझिएगा, ये लिखना होता है, पी व क्यू का एचसीएफ एक नहीं है, इसलिए पी व क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ हमको यही प्रूव करना था। तो एक बार और आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल बिल्कुल इसमें इसी तरीके लिखना होता है। इसमें हम और ज्यादा भी हिंदी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसमें हिंदी बहुत ज्यादा नहीं लिखी ताकि आपको सिंपल सा समझ में आए। तो देखिए, पी या क्यू का अगर एचसीएफ एक आ जाता तो वो संख्या क्या बन जाती, परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, ये कंडीशन होती। यहाँ पर एक नहीं है, इस वजह से अपरिमेय है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करते जाइए, आप अपने सुझाव देते जाइए, वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए अब करते हैं हम सवाल दूसरा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध करना है, तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो इसे कर लेंगे, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों देखो, सेम ऐसे ही करना है। हमने क्या मान लिया, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3+2√5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या माने हमने, परिमेय माना है। अगर परिमेय है तो परिमेय संख्या का ये क्या होता है, रूप होता है। और इसकी कंडीशन क्या होती है, जो पहले सवाल में था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए हो। और तीसरी चीज क्या होती है कि P व Q चाहे अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है, पी या क्यू सहभाज्य का मतलब होता है कि एचसीएफ पी एंड क्यू का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। आइए अब इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2√5 बराबर P/Q-3। और दोस्तों अब इस 2 को भी इसके नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, √5 बराबर P/Q-3/2, समीकरण 1 हो गया। बस इसमें अब यहां पर लिखना है वही सेम चीज कि P व Q क्या है, तो लिखेंगे P व Q पूर्णांक है। अगर P व Q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q-3/2 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगी, √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय, क्योंकि अगर ये परिमेय है और इसके बराबर में ये लिखी है, तो इसका मतलब अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात, ध्यान से समझिए दोस्त, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये क्या होता है, √5 वैसे परिमेय होती नहीं है, लेकिन हमें क्यों ये लग रहा है कि √5 परिमेय है, क्योंकि हमने गलत माना है। तो लिखेंगे कि इस तथ्य का
विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपर में संख्या है। क्या है यह ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह गलत कल्पना, क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर गलत माना है ना, कि क्या माना है, परिमेय, हमने एक गलत कल्पना किया, तो लिखेंगे अतः यह गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या हो जाएगा, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3+2√5 एक अपर में संख्या है। तो दोस्तों राइटिंग में इतना ध्यान मत दीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं ताकि आप वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो ये सवाल था, इस सवाल में करना कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है कि इसे मान लीजिए परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या होती है परिमेय की, q 0 नहीं होना चाहिए और p/q क्या है, पूर्णांक हो। और इसमें दूसरी कंडीशन ये लगती है कि p/q उससे अभाज्य संख्याएं हैं। उससे अभाज्य का मतलब क्या होता है कि HCF p/q का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 को इस तरफ ले गए तो बचा 2√5 बराबर p/q माइनस का √3 और 2 को ले गए नीचे। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है इस वजह से ये भी परिमेय होगी, तो वही लिखा कि p/q क्या है, पूर्णांक है, इस वजह से p/q माइनस 3/2 परिमेय संख्या है। अर्थात √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर अगर ये परिमेय संख्या है तो इस तथ्य को क्यों ये परिमेय निकल के आया, क्योंकि हमने गलत माना था, तो वही लिख दिया कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था सवाल, कितना इजी सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये हमारे 2 सवाल हो गए। तो अब हम करते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल में भी डिट्टो सेम सवाल है पहले के तरीके, जो सवाल हमारा पहला था डिट्टो सेम है। तो आइए इसको पहला करते हैं। तो पहला वाला कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, 1/2 बराबर p/q। कंडीशन वही होंगी, q इज नॉट इक्वल 0। और दोस्तों p/q क्या होंगे, पूर्णांक। और दूसरा p/q का HCF कितना होना चाहिए, 1, यानी ये सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और अभी ऐसे वीडियो बनाते हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आपने हमें उस मुकाम तक पहुंचा दिया, तो हम फिर उस तरीके की वीडियो भी बनाया करेंगे जब हमारे पास व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अभी हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत कम है, तो जिस व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हम ये वीडियो शूट करके आपके लिए ला रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनको पलट लेंगे, पलट का मतलब उल्टा कर लेंगे, तो लिख लेंगे पलटने पर। पलटने पर पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, √2 बराबर बन जाएगा q/p। अब दोनों का करा, इसके नीचे मान लेंगे एक, और ये क्या हो जाएगा, कैंची गुणा। कैंची गुणा करवाएंगे तो क्या बन जाएगा,
P बराबर Q बटा रूट 2। अब दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2, और इसे मान लेंगे ए। जैसे पहला सवाल किया था डिक्टो सेम है, तो वर्ग हो गया, तो वही वाली पर में क्यू तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है? लिखेंगे अतः क्यू का एक गुणनखंड 2 होगा। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? जो जिससे विभाज्य होती है वो उसका एक गुणनखंड होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर Q का एक गुणनखंड है, इसलिए Q बराबर क्या बन जाएगा, 2m। अब इस Q का मान उठा के हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे, ये मान लिया जाता है, अगर Q का एक गुणनखंड है तो एक कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए यहां पर, तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 2m, स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 4m का स्क्वायर बटा 2। अब 2 से क्या करोगे, 4 को काटोगे तो बनेगा पी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, और 2 को ले आओ इसके नीचे तो बन जाएगा पी स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2, समीकरण नंबर दूसरा। फिर वही कंडीशन, अगर पी स्क्वायर, क्योंकि जो बटे में लिखा है, बटे का मतलब समझ गए हो ना, पहले भी बता चुके हैं सवाल में, कि पी स्क्वायर बटा 2 यानी 2 क्या करेगा, पी स्क्वायर को काटेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते जाइए। तो लिखेंगे फिर वही चीज कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। अगर P 2 से विभाज्य तो क्या हो जाएगा, अतः P का एक गुणनखंड 2 होगा। गुणनखंड 2 होगा मतलब HCF होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बन गई स्थिति सेकंड। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्थिति सेकंड। और हमारे पास ये क्या थी, हमारे पास स्थिति फर्स्ट। तो अब लोग हम क्या करेंगे, यहां पर सेम स्थिति फर्स्ट व सेकंड से, स्थिति फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, अतः पी व क्यू का, तो पी व क्यू का HCF क्या होगा, HCF क्या होना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, HCF 1 नहीं है। अब चूंकि पी व क्यू का HCF 1 नहीं है, इसलिए पी व क्यू क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर ये सहभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर ये सहभाज्य होती तो क्या बन जाती, परमेय। अब सहभाज्य नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो ये हो गया, कितना इजी सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आपको 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए देते हैं और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इसका सवाल नंबर दूसरा
और इसका सवाल नंबर तीसरा। ये दोनों सवाल जो हैं आपको करने हैं और ये कैसे लगेंगे, सवाल नंबर 2 के तरीके देखो ये दोनों सवाल लगेंगे। जैसे हमने सवाल नंबर 2 करवाया है उसी तरीके ये दोनों सवालों को करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार। आप लोग ऐसे ही डेली जुड़े रहा करिएगा, सपोर्ट करिएगा। हम फिर कल आपको मिलेंगे रात 9 बजे अगला एक्सरसाइज, अगली प्रश्नावली लेकर, जो भी होगा आपको कंटिन्यू। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो हम ये दावा जरूर करते हैं कि आपके मैथ में 90 प्लस नंबर आएंगे, ये हमारा दावा है। क्योंकि हमने अभी तक जितने बच्चों को पढ़ाया है या ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हमेशा हमारे इस बार का रिजल्ट रहा है 98%, यानी बच्चों के 98 99 नंबर आए हैं मैथ में 100 में। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये दावा है कि हम आपको बेहतर बना के छोड़ेंगे। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।